नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो क्लास 12 का हिस्ट्री का मॉडल सेट 1 का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल सेट पहले ही सॉल्व करा चुके हैं, जो कि फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को उसमें बताया गया है। तो वो आपको देखना होगा, तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चाहे प्लेलिस्ट का लिंक भी दे देंगे, आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट जैक बोर्ड ही वाला किया है, 2025 के मॉडल सेट है, लेकिन यहाँ पर 2024 लिखा है। जैक बोर्ड से ही मिस प्रिंट हुआ। अगर आप लोग मॉडल सेट देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतिहास हिस्ट्री का देखने वाले हैं, और एकदम सटीक आंसर अपने भाषा में एकदम पॉइंट बाय पॉइंट एकदम सही तरीका से आंसर दिया हुआ है, जो कि आप लोग को लिख कर आइएगा तो आपका एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। लेकिन अच्छे से देखकर अपने भाषा में लिखना है। यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश से उसको देखिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दे। किताबी भाषा में नंबर दीजिएगा, परीक्षा में से नंबर आपका काट लिया जाएगा। सभी का प्रश्न देना अनिवार्य है। तो 30 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था, जिसमें कि आप लोग को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्व करा चुके हैं। इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक आपका अतिलक होते 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, और 38 के बाद जो क्वेश्चन है 39 से 46 तक वो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग सारा डिटेल यहाँ पर देख लीजिएगा। हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम सटीक उत्तर के साथ आपको मिलने वाला है। तो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल सकता है, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि सारी डिटेल में जानकारी आपको समय समय पर अपडेट आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मिलते रहता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया था, हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई, ये बताना है। तो कहाँ कहाँ हुई थी, साफ एकदम आसान भाषा में लिखना है, ज़्यादा लभेड़ना नहीं है। आसान भाषा में लिखिएगा, एग्जाम में समझ जाएगा। अपनी भाषा में लिखिएगा, नंबर पूरा मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। बस इतना लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। जितना नंबर के क्वेश्चन है उतना ही लिखेंगे, ज़्यादा लिखिएगा तो ही कोई फायदा नहीं होगा, कम लिखिएगा नंबर नहीं मिलेगा। तो जितना नंबर का है उसके हिसाब से हम लोग आंसर देंगे, अंधेरी लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए 32वां क्वेश्चन क्या है, शक संवत का आरंभ किसने किया। तो शक संवत की शुरुआत कुषाण वंश के शासक सम्राट कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। बस इतना सा पूछा है तो इतना ही से जवाब देंगे, घुमा फिरा के नहीं देंगे। एकदम सटीक आंसर देना है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम पूछा था। नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम भरत मुनि है। साफ साफ यहाँ पर भरत मुनि लिख सकते हैं, हम ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, कटेंगे एक भी नंबर नहीं। उसके बाद देखिए सांची के स्तूप की खोज किसने की। तो सांची के स्तूप की खोज सर हेनरी टेलर ने 1818 ईस्वी में की थी। तो इसको ऐसे लिख देना है, सारा आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी इसका PDF आपको बता चुके हैं, टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको डाल दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सारे विषयों का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जा चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और सब्जेक्टिव धीरे धीरे सभी का अपलोड हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। उसके बाद देखिए ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की पुस्तक की रचना किसने की। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना की थी फ्रांसवा वर्नियर ने। तो इसका राइट आंसर फ्रांसवा वर्नियर हो जाएगा। बस इतना सारा लिखना है। घुमा के लिखते हैं तो सिर्फ वही ऐसे ही लिख सकते हैं, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना फ्रांसवा वर्नियर ने की थी। एक लाइन में आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी लिखिएगा तो आपका नंबर कटेगा नहीं, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। क्योंकि हम सटीक जो पूछ रहा है वो आंसर हम दे रहे हैं, क्योंकि ये 2 नंबर है, 5 नंबर का नहीं है कि हमको इतना सत पुराना है। 2 नंबर में आपको बस आंसर आपको सटीक देना चाहिए बस। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे। तो सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत के आलवार और नैनार संतों ने की थी। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। बहमनी राजाओं की राजधानी पहले गुलबर्गा में और फिर विदर में हो गई। बस इतना ही लिखना है।
उसके बाद देखिए भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो भारत के अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो इसका उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ये हमारा 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं खंड सी। खंड सी 3 नंबर वाला क्वेश्चन, तो इसमें आपको कम से कम 30 से लेके 50 शब्दों तक लिखना ही लिखना है। 30 से लेकर 50 शब्दों के बीच में लिखिएगा, तभी आप लोग को 3 नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो उससे अधिक 50 तक हाईएस्टली लिख सकते हैं, 50 शब्दों तक लिख सकते हैं, कम से कम 30 होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो अगर आपको अस्थाई बंदोबस्त की जगह पर इस्तमरारी बंदोबस्त पूछे तो आप लोग सेम यही उत्तर को छाप देना है, क्योंकि आपको एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन नहीं देगा, इससे रिलेटेड देगा या फिर इसी को घुमा फिरा कर देगा। तो आपको इसके सारे नामों को जान जाना चाहिए, घुमा फिरा कर पीछे तो आप आराम से लिख सके। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वीवीआई के रूप में कराया जाएगा, बस चैनल पर बने रहिएगा। आपको 1 महीना में कंप्लीट सॉल्यूशन सारी इतनी सारी क्वेश्चन आपको वीडियो डाल दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग सारे देख लीजिएगा, तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा एकदम। पूरा वीवीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी आपको मिलेंगे, जिससे उससे कम से कम 90% सवाल तो आ ही जाएगा। 10% की गारंटी नहीं रहता है, 10% कभी भी नया ही पूछता है, जो कभी ना पूछा हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया था, बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 को लागू किया गया था। तो अगर 1 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछेगा कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, 1793 में। कौन लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें 1 नंबर या क्वेश्चन भी बन जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए हमको इसको, क्योंकि 3 नंबर वाला क्वेश्चन था, हमको 3 नंबर वाले क्वेश्चन या 5 नंबर वाला क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जितना पॉइंट टू पॉइंट आप लिखिएगा उतना ज़्यादा एग्जामिनर खुश होगा, उतना ज़्यादा नंबर आपको देगा। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कैसे होगा, अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं यहाँ पर लिख देंगे हम। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 30 से 50 शब्दों में ही लिखना है, यहाँ से पूछ जाएगा 30-50 शब्द। लेकिन ये अस्थायी बंदोबस्त का परीक्षा में आप लोग को 5 नंबर का भी कभी कभी पूछता है, कि बहुत बार 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, तो हम आप लोग को 5 नंबर से उतना लंबा क्वेश्चन बताते हैं, ताकि 5 नंबर में पूछे तो आप लोग दे सके। लेकिन आप लोग अगर पूछेगा 3 नंबर में, तो आप लोग एक यहाँ से डिफिनेशन लिख दीजिएगा, वहाँ पर कब लागू हुआ, कैसे हुआ, बाकी यहाँ से 2 पॉइंट उठा लीजिएगा या 3 पॉइंट, आपका 3 नंबर मिल जाएगा। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी हम 5 नंबर से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। देखिए अस्थायी बंदोबस्त बंगाल के राजाओं तथा तालुकेदार के साथ किया गया। किसके साथ किया गया था, राजाओं और तालुकेदार के साथ। दूसरा पॉइंट है, इसके द्वारा उन्हें भूमि का स्वामी बना दिया गया एवं भूमि अधिकार स्वीकार कर लिया गया। यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा वहीं के लोगों को, राजाओं तथा तालुकदारों को वहाँ का स्वामी बना देगा, फिर उनसे टैक्स वसूला जाने लगा। उसके बाद देखिए तीसरा नियम क्या था, जमींदारों द्वारा सरकार को दिए जाने वाला वार्षिक लगान अस्थायी रूप से निश्चित कर दिया। देखिए पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अलग अलग नंबर हो गए, 1 पॉइंट पर 1 नंबर मिलता है। और ऐसे एक फेंट के लिखिएगा तो एग्जामिनर उतना ध्यान नहीं देगा और आपको कम नंबर देकर चला जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है, जमींदार ग्राम में भूस्वामी नहीं अपितु राजस्व संग्राहक भी था। उन्हें आदेश दिया गया कि किसानों से लगान उनका मूल रूप से वसूल की गई धनराशि का केवल 1/11 भाग अपने पास रखे और 10/11 भाग सरकार को दे। जब वो किसान से लगान वसूलता है तो 1 भाग जो जमींदार बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा उनको दिया जाए, 10 भाग किनको देगा, सरकार को। 1 भाग खाली उसको जमींदार तहसीलने के खातिर उसको मजदूरी दिया जाएगा। फिर भी जमींदार लोग बहुत राजा हुआ करते थे, एक ही भाग तनी मनी नहीं होता है, बहुत सारा होता है, क्योंकि एक गांव का पूरा वो अकेले रखते थे। 5वां क्या है, जमींदार भूमि को विक्रय कर सकते थे अथवा गिरवी रख सकते थे। वे अपनी जमीन को विक्रय बेच सकते थे और गिरवी भी रख सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ से जमींदार द्वारा लगान की निर्धारित धनराशि का भुगतान न किए जाने पर सरकार उसकी भूमि का कुछ भाग विक्रय कर लगान की वसूली कर सकती थी। जैसे आप तहसील लगान और सरकार को नहीं दिए था, सरकार क्या करेगा, आपकी ज़मीन को बेच देगा और अपना ले लेगा लगान।
तो ये 5 नंबर क्वेश्चन के लिए इतना लिखा गया है। अगर आप लोग को 3 नंबर आएगा सिर्फ आप 3 ही पॉइंट लिखिएगा, 6 पॉइंट मत लिखिएगा। 5 नंबर में पूछेगा तो 6 पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछता है, 3 नंबर में भी पूछता है, तो दोनों के लिए हम आंसर बता दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 40वां क्वेश्चन क्या है, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए खिलाफत आंदोलन के बारे में डिटेल में सारी जानकारी देना है, क्या समझते हैं। तो देखिए खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 ईस्वी मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो मार सकते हैं वीडियो रोक रोक के, कोई दिक्कत नहीं है। तुर्की के सुल्तान को मुस्लिम संसार के खलीफा अर्थात धार्मिक प्रमुख का पद प्राप्त था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने यह घोषणा की कि युद्ध के बाद तुर्की का विभाजन तथा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। ब्रिटेन की इस घोषणा से भारतीय मुसलमानों को ठेस पहुंचा, क्योंकि किसी के पद को छीना जाएगा तो किसी को ठेस तो जरूर पहुंचेगा, तो उसी के चलते यहाँ पर आंदोलन हुआ था। अतः उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन चलाने का निश्चय किया, जो खिलाफत आंदोलन के रूप में सामने आया। चूँकि यह खलीफा पद के संरक्षण के पद में किया गया था आंदोलन, तो इसे कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ विलय कर लिया। आप लोगों को पता होगा कि ये इसी समय असहयोग आंदोलन भी चला था, तो खिलाफत आंदोलन के बाद गांधी जी ने इसे अपने असहयोग आंदोलन में भी शामिल कर लिया। उसके बाद देखिए अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, उसके बारे में बताना है। तो अभिलेख यहाँ पर उसका डिफिनेशन पहले देंगे। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेख में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है तथा जिन पर तिथि नहीं होती उनका काल निर्धारण लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। भारत में प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया है। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में हमारे पास कॉपी किताब बहुत कम रहता था और मोबाइल तो रहवा ही नहीं करता था, तो कोई भी चीज़ लिखना रहता है तो वो पत्थरों पर खुदवा कर लिखते थे। कहाँ, पत्थरों पर। कॉपी किताब में ऐसे आपके ज़माने में की तरह नहीं लिखा जाता है कि एक ग्रंथ बना दिए वहाँ पर लिख दिए, नहीं, पत्थरों पर लिखवा देते थे राजा अपने पहचान के लिए, जिसे सालों सालों तक रहा रहे चिन्हासी। यहाँ देखिए तो उसके एक एक करके हम लोग पॉइंट और पॉइंट डालेंगे, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए और ये 5 नंबर में पूछता है, इसीलिए 3 नंबर पूछेगा 3 ही पॉइंट डालिएगा, 5 नंबर पूछा इसलिए हम लोग सारे पॉइंट दे रहे हैं। आप लोग को बस देख लेना है 3 नंबर में कितना लिखना है, 30 से 50 शब्द लिखना है, 5 नंबर में 150 शब्द तक लिखते हैं। देखिए अभिलेख प्राचीन काल के अध्ययन के लिए अत्यंत प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत होते हैं, क्योंकि ये समकालीन होते हैं। दूसरा क्या पॉइंट है, अभिलेख बनवाने वालों के अभिलेखों से शासक के विचार, राज्य विस्तार, उपलब्धियां, चरित्र, जन भावना का पता चलता है। आगे क्या लिखना है, फिर देखिए एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट हमें लिखना है। अभिलेखों में तत्कालीन धर्म, संस्कृति, रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। और क्या होता है अभिलेखों से, अभिलेखों से तत्कालीन भाषा और लिपि का भी ज्ञान होता है। और क्या होता है, शासकों के आदेश, शत्रु विजय तथा नागरिक अधिकारों की जानकारी मिलती है। तो अभिलेखों से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, सारे के सारे हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। 5 नंबर में पूछेगा तब बस इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा। बाकी 3 नंबर में आपको सारा नहीं लिखना है, बस 3 ही पॉइंट लिखिएगा, बाकी डिफिनेशन ऊपर लिखे ही हैं। देखिए और क्या लिखना है, अभिलेखों से उस काल के समय का ज्ञान होता है जब समय अभिलेख लिखा जाता था। और 7 में लिख दीजिएगा अभिलेख प्राचीन इतिहास के अस्थायी प्रमाण होते हैं। अभिलेख से तत्कालीन अर्थव्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। अभिलेख से शासक और प्रजा के बीच का संबंध भी पता चलता है। अभिलेख से कला का भी ज्ञान होता है। मतलब कि अभिलेख से बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती है अभिलेख से, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी पहले के ज़माने में। उसके बाद देखिए 42वां क्वेश्चन क्या है, कृषि उत्पादन में महिलाओं के भूमिका का वर्णन कीजिए। तो कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका बहुत थी, क्या थी, यहाँ पर देखिए मध्यकालीन भारतीय कृषि समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। खेतिहर परिवारों से संबंधित महिलाएं कृषि उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करती थी तथा पुरुषों के कंधों से कंधे मिलाकर खेतों में काम करती थी। मध्यकालीन में पुरुष और महिला दोनों ही खेतों में काम करते थे और कंधे से कंधे मिलाकर काम करते थे, बराबर काम करते थे। और क्या देखिए
पुरुष खेतों में जुताई और हल चलाने का काम करते थे, जबकि महिलाएं मुख्य रूप से बुआई, निराई तथा कटाई का काम करती थी। पकी हुई फसल का दाना निकालने में भी सहयोग प्रदान करती थी। तो ये सब काम हमारे यहाँ अभी देहात में भी होता है, जितना काम मध्यकालीन भारतीय कृषि में थी। अभी भी जाइएगा आप लोग देहात में तो ये सारी काम महिलाएं करती है, लेकिन शहर में अब ऐसा नहीं होता है। शहर में महिलाएं सिर्फ खाना बनाती है, घर में रहती है। कुछ महिलाएं जॉब करती है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी भी ये देहात में होता है। अपने भाषा में, ठेठ भाषा में एकदम जैसा जितना हो सके अपने भाषा में लिखना है। जितना अपने भाषा में लिखिएगा उतना एग्जामिनर आपको समझेगा कि हाँ ये सवाल को समझ रहा है, अपने भाषा में लिख रहा है, उतना नंबर आपको मिलेगा। और अपने भाषा में लिखने के लिए बोल दिए तो आप लोग भोजपुरी मत लिखिएगा, अपने एकदम ठेठ भाषा में, माने अपने भाषा में लिखिएगा, लेकिन हिंदी में ही लिखिएगा, शुद्ध हिंदी में, ठीक है। उसके बाद देखिए, वास्तव में मध्यकाल विशेष रूप से 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण इकाइयों एवं व्यक्तिगत खेती का विकास होने के कारण घर परिवार के संसाधन तथा श्रम उत्पादन का प्रमुख आधार बन गया। अतः महिलाएं और पुरुषों के कार्य क्षेत्र में एक विभाजक रेखा खींचना कठिन हो गया था। और देखिए और क्या लिखना है यहाँ पर, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछता है, तो 5 नंबर से रिलेटेड ये देखिए 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो है ना, वो ज़्यादा करके 5 नंबर में पूछता है, 3 नंबर, मतलब कि दोनों में मिला के पूछता है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी 3 में पूछ सकता है और 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी 5 में पूछ सकता है। इसलिए हम डायरेक्ट 5 नंबर का ही आंसर दे दिए हैं, ताकि कुछ में ही पूछे आप लोग आराम से आंसर दे सके। तो यहाँ पर देखिए, उत्पादन के कुछ पहलू जैसे सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना और गुथना, कपड़ों पर कढ़ाई करना आदि मुख्य रूप से महिलाओं के श्रम पर ही आधारित थी। किसान और दस्तकार महिलाएं न केवल खेती के काम में सहयोग प्रदान करती थी, अपितु आवश्यकता होने पर नियोक्ताओं के घर में भी काम करती थी और अपने उत्पादन के बेचने के लिए बाजारों में भी जाती थी। उल्लेखनीय है कि श्रम प्रधान समाज में महिलाओं को श्रम का एक महत्वपूर्ण संसाधन समझा जाता था, क्योंकि उनमें बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता थी। पहले के महिलाएं बहुत ही मजबूत होती थी, दिन भर काम भी करती थी, शाम का खाना भी बनाती थी और बच्चा उत्पादन करने की उनमें क्षमता रहती थी। अब के लोग को तो थोड़ा सा भी तकलीफ होती, तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ता था, लेकिन पहले के ज़माने में ऑपरेशन नहीं होता था। सारे अपने से वो काम करती थी और सारा काम अपने करके भी बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता रखती थी। मतलब पहले बहुत मजबूत रहती थी पहले की महिलाएं। उसके बाद देखिए, किंतु हमें यह याद रखना चाहिए, यहाँ पर कुछ और निर्देश भी देना है। हमें याद रखना चाहिए महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं से संबंधित पूर्वाग्रह अब भी विद्यमान थे। उदाहरण के लिए पश्चिमी भारत में राज्य 16 महिलाएं हल अथवा कुम्हार के चाक को नहीं पकड़ सकती थी। कुछ महिलाएं काम नहीं भी कर सकती थी, यह भी नियम था। तो क्या क्या नियम था? इसी प्रकार बंगाल में महिलाओं को मासिक धर्म की अवधि में पान बागानों में जाने की मनाही थी। जब उनका मासिक धर्म चलता था तब उन्हें पान बागानों में जाने की मनाही थी और हल अथवा कुम्हार के चाक को नहीं पकड़ सकती थी पश्चिमी भारत में। अभी भी हमारे झारखंड में भी ये हल नहीं पकड़ा जाता था, महिलाओं द्वारा हल नहीं चलाया जाता, झारखंड में भी ये नियम है। यहाँ पर देखिए, उसके बाद क्या है, संविधान सभा की प्रमुख समितियों का वर्णन करें। संविधान के यहाँ पर संविधान सभा की प्रमुख समितियों का वर्णन करना है। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियों के वर्णन यहाँ पर देखिए पॉइंट टू पॉइंट करना है। कैसे करना है? संविधान सभा के निर्माण कार्य करने के लिए अनेक समितियां बनाई गई थी, जिनमें प्रमुख थी, क्या थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संचालन समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संघ संविधान समिति। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा है, इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हम वहाँ पर भी बोले थे कि इससे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, जो अभी पूछा भी है आप लोग को। उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट लिख लीजिएगा, आराम से आपको 3 नंबर मिल जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में प्रांतीय संविधान समिति, जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज समिति, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की प्रारूप समिति। ये समिति संविधान सभा की प्रमुख समितियां थी। उसके बाद देखिए 44वां क्वेश्चन क्या है, किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, किताब उल हिंद पर लेख। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और कॉपी में लिख भी लीजिएगा। क्या है? किताब उल हिंद पुस्तक की रचना अल बरूनी ने सुल्तान महमूद गजनवी के शासन काल की थी। इससे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता भी है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी समझिएगा।
अल बरूनी ने इस पुस्तक की रचना अरबी भाषा में की थी। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। यह पुस्तक 80 अध्याय और उनके उप अध्यायों में विभक्त। इस पुस्तक से महमूद गजनवी के आक्रमण के समय के भारतीय समाज एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अल बरूनी अपनी पुस्तक में भारतीय समाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक प्रथाओं, त्यौहार, धर्म, दर्शन, कानून, अपराध, दंड, ज्ञान विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, रसायन, दर्शन आदि का वर्णन करते हैं। मतलब बहुत सारे चीज़ों का वर्णन करते हैं अपने किताबों में। वे भारत के प्रचलित विभिन्न संवतों का, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, महत्वपूर्ण नगरों और उनकी दूरी का भी उल्लेख करते हैं। चूँकि यह पुस्तक महमूद गजनवी के शासनकाल में लिखी गई, परंतु इसमें महमूद गजनवी के क्रियाकलापों का यदा कदा ही उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक से तत्कालीन राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में बहुत अधिक सहायता नहीं मिलती, परंतु भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन के लिए किताब उल्लेखन अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में पूरा डिटेल में महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बरूनी ने लिखा है अपनी किताबों में, तो इससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। खैर उसमें राजनीति की जानकारी नहीं मिलती है, आप लोग ये ध्यान में, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए 45वां क्वेश्चन क्या है, महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। महाभारत का क्या महत्व है उसके बारे में बताना है। तो देखिए महाभारत भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के विकास का लेखा जोखा है। हिंदू धर्म के बारे में बताया गया है महाभारत में, भारतीय संस्कृति के बारे में, तो उसी को लिख देना है यहाँ पर। तो देखिए क्या है, यह एक बहुआयामी ग्रंथ है। इसमें समाज के सभी अंग जैसे राजनीति, धर्म, दर्शन तथा आदर्श की झलक मिलती है। इसमें युद्ध एवं शांति, सद्गुण व दुर्गुण की व्याख्या की गई है। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। महाभारत को भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। रूपक कथाएं संभवतः काल्पनिक है। इसमें जो रूपक कथा है वो काल्पनिक है। निश्चित रूप से सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए महाभारत एक अच्छा स्रोत है। इस प्रकार महाभारत की महत्ता को समझा जा सकता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो इतना ही लिखेंगे। 5 नंबर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या, आम लोग विभाजन की किस तरह देखते हैं। यहाँ पर देखिए आम लोग मतलब कि आम जनता विभाजन को किस तरह से देखते हैं उसके बारे में बताना है। तो देखिए आम लोग विभाजन को भिन्न भिन्न नज़रों से देखते हैं। कौन कौन से, यहाँ पर सारा डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। पहला तो यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों को लगता था कि शांति के स्थापित होते ही वे अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। वे इस कोई अस्थायी प्रक्रिया नहीं मान रहे थे। उसके बाद क्या है, विभाजन से दंगे बचे खुचे लोग इसे मारा मारी, मार्शल लॉ, रौला हुल्लड़ आदि शब्दों से संबोधित कर रहे थे। दंगों से बचे मतलब कि दंगों से बच सकते विभाजन से। कुछ लोग इसे एक प्रकार का गृह युद्ध मान रहे थे। क्या मान रहे थे? विभाजन को कुछ लोग इसे गृह युद्ध मान रहे थे। उसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी लोग थे जो स्वयं को उजड़ा हुआ और असहाय अनुभव कर रहे थे। उनके लिए यह विभाजन उनसे बचपन की यादें छीनने वाला तथा मित्रों तथा रिश्तेदारों से तोड़ने वाला मान रहे थे। तो पहले तो ये समझे कि विभाजन क्या है। तो विभाजन ये था, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो वहाँ पर विभाजन हुआ था। क्या? भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बांटा गया था। तो उसी को विभाजन से लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। उसी के बारे में यहाँ पर लोगों का यहाँ पर तर्क दिया गया है कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लोग देखते थे, आम लोग। तो यहाँ पर हमने 3 नंबर वाला 46 तक क्वेश्चन देख लिया और 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, अभी तुरंत ही जस्ट शाम को आपको ये वीडियो मिल जाएगा, लॉन्ग वीडियो वाला। तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, इन डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मॉडल सेट का सारे के सारे वीडियो फुल डिटेल के साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पिछले साल का मॉडल सेट का सॉल्व पूरा डिटेल में आपको सभी वीडियो यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।